ठीक है, ओके। सो रिकरेंट मिसकैरेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रिकरेंट मिसकैरेजेस या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का जो टॉपिक है, RPL, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, इट कैन बी ऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, इट कैन बी फर्स्ट विद सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, नो लाइव इशू प्रीवियसली। सो इन सब में से किसी एक तरीके से आ सकता है। वॉलंटियर हमारी कौन है आज? डॉक्टर माजिदा है मेरा ख्याल है। किसने वॉलंटियर किया? सॉरी, मोमिना। ऑलराइट, मोमिना आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, बाकी सब म्यूट कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। आप मुझे बताओ केस लेके आए हो, वी कैन डू द रोल प्लेयर तरीके से हम कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम मैक्सिमम अवेल हो जाए। मोमिना कोई केस है तो बता दो, वरना फिर मैं केस दे देती हूँ एंड देन वी कैन। मैडम आप मैं दे देती हूँ। और रोल प्लेयर किसी ने बनना है? चलो, अगर कोई बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ही बन मैडम मैं बन जाती हूँ। वेरी गुड जुनैरा। सो मोमिना हमारी प्रेजेंटर होंगे एंड जुनैरा विल बी द रोल प्लेयर। आई विल गिव यू द केस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। पेशेंट इज 38 years of age, she is para 0+5, married for 10 years. Her last abortion was 1 year back. सॉरी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप लोग जिस जो बोलेगा वो जुनैरा और मोमिना अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। So patient is 38 years of age. She is para 0+5 with last miscarriage 1 year back, and she has come to you before conception for counseling. Also on ultrasound, there is a small fibroid of size 2 × 2 centimeter intramural. Her endometrium is normal, central with a normal contour. How will you proceed with this? जी जुनैरा एंड मोमिना अनम्यूट कर लें। जी मोमना। मोमिना, Sorry madam, you got the sorry, case, right? So let's begin. Good. चलो, what are my questions? Please questions repeat कर देना। मैं सिनेरियो रिपीट कर देती हूँ। पेशेंट इज, जो कि अब जुनैरा बनेगी पेशेंट। पेशेंट इज 38 years of age, para 0+5 with last miscarriage 1 year back, and all first trimester miscarriages. She has come to you for preconception counseling and further planning. There is a fibroid of size 2 × 2 centimeter intramural. Endometrium is central with normal contour. जी, मेरा नाम तो मोमना है और मैं मोमना माइक करीब करो अपना। Actually, I'm traveling, so I might have some connectivity issue. I will try my best. चलो मोमिना, अगला केस आपके साथ कर लेते हैं। अभी कोई और वॉलंटियर बन जाए और जुनैरा रोल प्लेयर हो जाएगी। ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। आप जब पहुंच जाओगे फिर कर लेंगे। आप अभी ड्राइव कर रहे हो ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस आवाज में। कोई और बन जाए वॉलंटियर, बिकॉज हाफ हाफ आवर में हमने 2 केसेस करने हैं ना, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की। बड़ा आसान सा है यार, जल्दी से कर लो। डॉक्टर रूपा एक बात पूछ लूं? जरूर। मैडम इसमें तो आपने बता दिया कि 2 × 2 सेंटीमीटर का इंट्राम्यूरल फाइब्राइड है, तो डेफिनेटली अगर वो कैविटी को इनकोर करे तो इट्स अ कॉज ऑफ द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो क्या हम इसमें फिर बाकी सारे कॉजेस को रूल आउट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेंटिंग द कैविटी नहीं है बेटा। कैविटी आपने बताया कि वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम, और फिर हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द डायग्नोसिस? ये तो अभी हम केस तो कर लेना, फिर बताऊंगी। अभी से केस से रिलेटेड ना सवाल करो। जिसने प्रेजेंट करना है उसको पहले प्रेजेंट तो करने दो ना। मैडम मैं वॉलंटियर करूं? करो। गुड गुड डॉक्टर, शुक्रिया जी। स्टार्ट करते हैं। जुनैरा इज द रोल प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुक्रिया है और मैं 5 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आपका नाम जुनैरा है और आपकी उम्र क्या है? 38 years। जुनैरा आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। घर पे ही होती हैं, कोई काम काज? घर पे ही होती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को 6 साल हो गया।
अच्छा, और इसमें कितनी प्रेगनेंसीज हुई हैं आपकी? ये मेरा तीसरा मिसकैरेज था जो 1 साल पहले हुआ है। पहले भी 2 मिसकैरेज है। आपके 3 मिसकैरेजेस हुए हैं। कोई लाइव जी। बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, बेबी कोई नहीं है। ये हमल आपको खुद ब खुद हो गए थे या इलाज पे हुए थे? हमल खुद ब खुद ही हो जाता है। अच्छा, हाँ, कंसीव करने में कोई मसला नहीं होता। नहीं, अच्छा, मियाँ बीवी कजन्स हैं आप दोनों? नहीं कजन मैरिज नहीं है। कजन मैरिज नहीं है। अच्छा, तो ये जब हमल होता है तो आपको उल्टी मतली की शिकायत होती थी या नहीं होती थी? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। पहले ऐसा होता है कि मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, उस पे बेबी की हार्ट बीट आ जाती है और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये लास्ट जो मेरा 1 साल पहले आया हुआ ना, उसमें तो मुझे सफाई भी करानी पड़ी है। अच्छा, तो फिर कितने महीने का हमल आपको जाया होता था? तकरीबन कितने हफ्ते पर? तकरीबन अक्साबा कह लें कि 8 वीक्स का, 9 वीक्स का, 10 हफ्तों से पहले ही हो जाता था जाया। अच्छा, तो आप फोलिक एसिड लेती थी? फोलिक एसिड हाँ जी लेती रही हूँ। तमाम हमल से पहले और इसके बाद में आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल किया है? हाँ जी लेती रही हूँ जी। अच्छा, आपको साथ में कोई ब्लड प्रेशर का, शुगर की बीमारी या कोई और टीबी दमा का मसला या थायराइड का मसला, कोई और मसला तो नहीं है? नहीं, लोग सब टेस्ट होते रहे हैं मेरे, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। आपके खानदान में कोई माजूर बच्चा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने अब तक इसका क्या इलाज करवाया है? अभी तक इलाज डॉक्टर साहब इन्होंने ये जो लास्ट टाइम था ना मेरा मिस कैरेज हुआ, उसकी जो सफाई कराई थी उसकी सैंपल भेजा था टेस्ट के लिए। उसके अलावा अभी तो होने हैं टेस्ट मेरे ना। सैंपल की रिपोर्ट में कुछ आया? इन्होंने इन्होंने कहा था कि आप जब ये अगली दफा हमल करना चाहेंगे ना, फिर हमारे पास आइएगा, फिर आपको बताएंगे। फिर आपके टेस्ट करवाएंगे और आपसे। अच्छा, आपके खानदान में किसी को खून जमने की बीमारी तो नहीं है? नहीं। दिल का मसला तो नहीं है? दिल का अटैक तो नहीं आया किसी? नहीं। कॉलेज? नहीं। अच्छा, ठीक है। आपके फैमिली में किसी और के तो नहीं बार बार बच्चे जाया होते? नहीं। अच्छा, आपको ऐसे तो नहीं लगता जैसे धूप से एलर्जी है या आपको चेहरे पर रैश है या जोड़ों में दर्द होता है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अ, अच्छा, आपको किसी चीज से या किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है? नहीं। कोई सर्जरी तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है। और गुजारा ठीक हो जाता है? हाँ जी ठीक हो जाता सिगरेट नोशी या हुक्का या शराब नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती? है। नहीं। अच्छा। अच्छा, आपको कोई किसी बीमारी, कोई बीमारी हो यो जिसकी वजह से आप अस्पताल में दाखिल रही हो कभी? डॉक्टर साहब समझ नहीं आई कौन सी बीमारी कह रही हैं। किसी भी बीमारी की वजह से आपको अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई रैश या फ्लू या फीवर तो नहीं हुआ आपको? फीवर हो जाता है कभी कभी। रैश की मुझे समझ नहीं आई, प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता रहा। और सुर्ख धब्बे कभी जिस्म पे बने हो? नहीं। अच्छा, नहीं। ठीक है मैडम, आई हैव डन विद द हिस्ट्री। आई वांट टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे बता दो वैसे। I will look. I will look for the general look of the patient, BMI of the patient, and then vital signs of the patient, as well as I will look for the pallor, pyrolunica, and thyroid fine tremors, and I look for the thyroid enlargement and edema, lymph node enlargement, and leg swelling, and palpation of the breast, auscultation of the chest, and abdominal examination, and
पेरिनियल एग्जामिनेशन नहीं मैडम, पेरिनियल तो नहीं करेंगे, लेकिन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। और मैडम आई विल लुक फॉर द डिस्चार्ज एंड पैप स्मेयर। पेरिनियल एग्जामिनेशन क्या होता है? मैडम पेरिनियल एग्जामिनेशन वैसे तो हम ओमिट कर देते हैं ना उसमें, प्रेग्नेंट पेशेंट में इफ नॉट इंडिकेटेड, मगर इसमें हम करेंगे क्योंकि हम वल्वा वजाइना pregnant? देखें, डिस्चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज के लिए देखेंगे और फिर हम इसका सर्विक्स देखेंगे और पैप स्मेयर के लिए पेल्विक लेंगे इसका। एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन कहो ना, पेरिनियल एग्जामिनेशन क्या है? वो तो और चीज है। हाँ पेल्विक एग्जामिनेशन। अच्छा चले, और चलो अभी फिर इन्वेस्टिगेशन भी बता दो, एंड देन मैं क्विकली हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपकी और करेक्ट करूंगी। ओके, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल आस्क फॉर इन दिस पेशेंट? इन्वेस्टिगेशन में पहले तो मैडम आई विल स्टार्ट विद द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, blood group, complete blood count, fasting blood sugar levels, and viral serology, hepatitis B and C serology, and I will also advise the workup for antiphospholipid antibodies because 3 consecutive उसके miscarriages You हैं just with asked for investigations. टाइम खत्म, अब आपके 8 मिनट हो चुके हैं। We yet have to discuss management. आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। anti-cardiolipin antibody, anti-beta-2 glycoprotein antibodies, और अगर उसके ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज आते हैं तो फिर HbA1c एंड अल्ट्रासाउंड TVS उसका मांगूंगी। TVS पे जो है उसकी यूट्रस और एडिनेक्सा, यूट्रस यूट्राइन एनोमलीज एंड एडिनेक्सा के लिए, एंड RFTs, LFTs, और मैडम और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट। अच्छा देखो, थ्रू आउट यहाँ तक जल्दी से फीडबैक देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी मैनेजमेंट आप बताओगे। 10 मिनट्स हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम एक दूसरा केस करेंगे मोमिना के साथ। सो शुक्रिया। पहले तो हमारी जो रोल प्ले थी जुनैरा, शी वाज वेरी गुड एक्चुअली। बिल्कुल टिपिकल मरीजों के यही जवाब होते हैं, एग्जैक्टली कोई वेग से आंसर। यस फीवर होता तो है, बट आई डोंट नो अबाउट रैश, हाँ प्रेगनेंसी में हुआ नहीं, बट सो दिस वाज वेरी गुड कि हमें एज लाइक कई दफा हिस्ट्री से पिक ही नहीं हो रहा होता कि वो चाहते क्या। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एक्चुअली। सो अब आते हैं शुक्रिया पे। शुक्रिया, यू वर गुड। 1 मिनट, सॉरी, ये मैं बस इसको क्वेश्चन बता दूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो यस, सो आपकी हिस्ट्री। अच्छा, यू एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव नॉलेज। आपको शुक्रिया पता है कि केस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में आपने क्या, योर हिस्ट्री वाज एक्चुअली वेरी गुड, बट यू वर वेरी वेरी स्लो। आप टाइम का, आपने ऑन द स्पॉट बात करनी है। आप देखो, 3 मिनट सिर्फ एक हिस्ट्री लेना बहुत मुश्किल काम है वेरी फ्रैंकली, लेकिन अब यही सारा स्किल है। इफ यू रिमेम्बर, पिछला जो तरीका होता था एग्जाम का, द ओल्ड मेथड वाज, उसमें आपके पास तकरीबन 10 मिनट होते थे हिस्ट्री लेने के। अब आपने वही हिस्ट्री 3 मिनट में ऐसे, जिसे कहते हैं ना, एक टारगेट पे बुलेट मारना, इट हैज टू बी लाइक दैट। आपका वो टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक लाइक अ बुलेट। आप जाके टारगेट को हिट करो उसी स्पीड से, एंड यू विल गेट एवरीथिंग राइट। ये अब पूरा एग्जाम का एक एक वो है, एक मेन आइडिया है कि इसको आपने इस तरीके से लेना है। यू कैन नॉट रिपीट एंड कीप ऑन आस्किंग थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सिनेरियो। Why have you asked her age? आपने एज पूछने में 1 मिनट लगा दिया। वो 30-40 सेकेंड्स में आप पूछ रहे हो आपकी एज क्या है, 38। अच्छा, आपके कितने मिसकैरेजेस हुए हैं, अच्छा ठीक है, लास्ट ये सारा तो आपका मेंशन्ड है यार सिनेरियो में। फिर सिनेरियो क्यों मिला हुआ है आपको?
आप कहो कि आई एम दिस दिस दिस, यू डोंट नीड टू टेल आई मैं 5 साल से मुंसलिक हूँ या मैं 15 सालों से मुंसलिक हूँ, जस्ट से आई एम दिस दिस दिस। मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आप मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक ये आपकी उम्र है, 5 आपके मिसकैरेजेस एक साल पहले ये हुआ है। उससे अगला फटाफट सवाल पूछो, क्या आपकी कजिन मैरिज है, क्या आपके पीरियड्स रेगुलर थे थ्रू आउट, पीसी, मतलब फिर स्टार्ट ऑन रूलिंग आउट ऑल द थिंग्स, फैमिली में और किस किस के नॉर्मल बच्चे होते हैं, एक एक चीज। इंस्टेड आपने सारा एम्फसाइज उन सवालों पे कर दिया जो कि जवाब पहले आपको दिए हुए थे, ठीक है। सो स्टार्ट वाज रियली नॉट गुड। मुझे आज वाकई अंदाजा हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड जो से बेहतर है कि हम केस सिनेरियो विद द रोल प्लेयर की प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि व्हेन द रोल प्लेयर इज देयर एट टाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डू एवरीथिंग इन 2-3 मिनट्स। लेकिन ये केस ऐसा है कि आप 2-3 मिनट्स में करके इसको बहुत ही ऑन द स्पॉट कर सकते हो इसकी हिस्ट्री, बिकॉज यू न्यू द हिस्ट्री, आपको पॉइंट्स पता थे, मैंने लिखे थे कि आपने ये मिस किया, बट देन यू इवेंचुअली मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग। आपने, आई डोंट थिंक कि आपने कोई कॉज या कोई चीज उस तरीके से मिस की, लेकिन आप एम्फसाइज ही नहीं कर सके अपनी बात पे, क्योंकि आपने सारा जोर उन बातों पे लगा दिया जो पहले ही सिनेरियो पे दिए में, वहीं से ही आपका टाइम वेस्ट हो गया। अब देखो हमारे 8 मिनट हो गए हुए थे व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो द वे यू वर टॉकिंग, एंड आपका बहुत कैजुअल स्टाइल था। इट कैन नॉट बी वेरी कैजुअल। एक तो ये एग्जाम हो रहा है, कोई आम एग्जाम है नहीं, ये वो एग्जाम है कि इंशाल्लाह आज आप पास करोगे तो कल दुनिया जहान के लोग आपके पास पेशेंट रेफर करने वाले हैं। सो यू हैव टू बिहेव वेरी रिस्पॉन्सिबली, नंबर 1। नंबर 2, ये you are talking to a lady who has been suffering for last 10 years. She is conceiving, 5 miscarriages हो गए हैं। How can you just say कि अच्छा मैं करूंगी, उसका एब्डोमेन भी कर लूंगी, मैं उसका पेरिनियल भी करना ही नहीं, पेरिनियल नहीं करूंगी, नहीं कर लूंगी पेरिनियल। अच्छा इन्वेस्टिगेशन में मैं देखूंगी, अगर उसकी शुगर ठीक है तो ठीक है, वरना मैं HbA1c कराऊंगी। पेशेंट हु हैड 5 चिल्ड्रन लॉसेस, उसके 5, आप जरा एक मिसकैरेज वाली को मैंने साइकोलॉजिकली इतना अपसेट होते देखा है, और एक पेशेंट जिसकी जो पहले शी हैज रीच द एज ऑफ हर एज के वो 30 फर्टिलिटी एज के वो एज पे पहुंच चुकी हुई है 38 ईयर पे, और उसके 5 मिसकैरेजेस है, एंड योर बिहेवियर इज कैजुअल विद अबाउट हर। मतलब देन यू कैन नॉट बी, आप उसको आप उसके साथ इस तरीके से कैजुअल नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। आपने उसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने उसके अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी हर चीज को बहुत विजिलेंट रखना है। बिकॉज अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर ऑब्वियसली एग्जामिनर विल से कि मैं इसको कैसे उस कुर्सी पे बैठने दूं इस एग्जाम को पास करके कि हाउ शी। सो आपकी ये सारी चीजें, एक पेशेंट जो कि इतना सफर करिए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अब इस दफा वो मरीज आपके पास आ रही है, इसको प्रेगनेंसी से लेके इसका बच्चा इसके हाथ में होके जाना है, देन यू प्रूव टू बी अ ट्रू फेलो, वरना यू कैन नॉट बी अ फेलो। फिर आप जीपी या एक नुक्कड़ में बैठे हुए डॉक्टर जैसे हो गए ना, जो पिछले 5 मिसकैरेजेस में उसे डील करता रहे। यू कैन नॉट बी लाइक दैट। अब वो एक एक्सेप्शनली किसी एक डॉक्टर के पास, एक फेलोशिप का बंदे के पास अगर वो आ गई है तो प्रूव इट देन, राइट। सो उसके लिए योर हिस्ट्री शुड बी ऑन द स्पॉट, जैसे मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन में ओके फाइन इफ यू वांट टू मेंशन अबाउट पैलर, बट बेटर टू मेंशन अबाउट थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट, ताकि टाइम से वो आप बीएमआई का जिक्र जरूर करो, आप उसके अंदर बेशक जिक्र करो उसके जॉन्डिस वगैरह का, चलो अगर करना चाहते हो कर दो, थायराइड का इन पर्टिकुलर आपने किया विच वाज वेरी गुड, बट बी वेरी वेरी बहुत विजिलेंट तरीके से। उसके बाद जब आप, शी इज अ केस, शी इज नॉट अ प्रेग्नेंट पेशेंट, ये गायनी का केस की तरह का केस आया हुआ, शी इज पैरा 0+5, व्हाई आर यू नॉट डूइंग हर पैप स्मेयर, व्हाई आर यू, आप अभी ये क्यों सोच रहे हो कि मैं करूं या ना करूं। देन आई टोल्ड यू दैट शी हैड फाइब्रॉइड, आपने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, ना हिस्ट्री में आपने उससे HMB का पूछा, ना आपने उससे पूछा कि फाइब्रॉइड का पहले कब का पता है, कि आप कंसीव करते हुए भी फाइब्रॉइड होता है, कि वो कह रही है कि 10 वीक से पहले पहले मिसकैरेजेस हो रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या किसी में फाइब्रॉइड का साइज बढ़ भी जाता है प्रेगनेंसी में। तो आप मतलब आपने उस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, तो वो सिनेरियो को आपने बिल्कुल बात नहीं की।
उसके अलावा ये कि फिर बाकी यस यू केप्ट ऑन आस्किंग अबाउट लैब्स इन हर हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री में बड़ी अच्छा थ्रोम्बोफिलिया को कवर किया, लेकिन लैब्स में आपने कोई थ्रोम्बोफिलिया की ना लैब कराई ना पूछा। आपने जब एंटीफॉस्फोलिपिड की लैब्स कराई, यू हैड नो आइडिया कि एंटीफॉस्फोलिपिड की लैब्स कैसे करानी है। उन लैब्स का नाम क्या है? 12 वीक्स अपार्ट करानी है 2 वैल्यूज, आप पूछो कि अवेलेबल है कि नहीं है। फिर आपने थ्रोम्बोफिलिया के सारे टेस्ट का नाम नहीं लिया, तो वो भी आपकी मिस्टेक हो गई ना। एंड आई डोंट नो व्हाई यू आस्क्ड फॉर आरएफटीज एंड एलएफटीज इन दिस यंग पेशेंट। उसके बाद आपने देखो ये बात नहीं है कि अगर शुगर में देखूंगी उस वक्त की शुगर, अगर चलो आपने बीएसआर कराई है वो उसकी 122 आई है, बट इवन देन यू विल गेट HbA1c डन, राइट? क्योंकि पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड फिर भी बेहतर है कि आप करा लो, क्योंकि ये रिकरिंग मिसकैरेज का केस एंड देयर इज नो हार्म इवन इफ यू गेट द TSH डन। थायराइड का भी टेस्ट, बिकॉज थायराइड और डायबिटीज आर द मेडिकल कॉजेज ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस। सो ये आप जरूर कराओगे, ठीक है? और फिर आप ये भी पूछोगे कि कोई जेनेटिक टेस्टिंग या कोई कैरियोटाइपिंग अवेलेबल है हस्बैंड और वाइफ की, या अबॉर्ट हुए हुए कंसेप्शन के पीसेस में से कोई कैरियोटाइपिंग या कोई वो इवैल्यूएशन हुई है या नहीं हुई, वो सारा भी आप डिटेल पूछोगे कि फिर लास्ट मिसकैरेज के बाद उन्होंने लहरा ने टेस्ट स्पेशली मेंशन भी किया था। उन्होंने लेकिन पूछा फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कहती है कि मेरा टेस्ट नहीं भी हुआ, तो भी आप एग्जामिनर से कहोगे कि इफ अवेलेबल एनी रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस मिसकैरेज और एनी टेस्ट डन आफ्टर प्रीवियस DNCs, तो वो आप बताओगे। तो क्योंकि इस पेशेंट के अंदर बेशक वो नॉन अफोर्डिंग भी हो, इसमें तो टेस्टों की कोई कसर नहीं छोड़नी। इसके अंदर तो फिर फायदा कोई नहीं ना, कि अगर आप उसको डायग्नोसिस ना दे सको या फिर आप उसको ट्रीट ही ना कर सको पेशेंट को। एट टाइम्स यस देयर आर अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉसेस इवन अब तक, लेकिन यह है कि आपने टेस्ट तो सारे करा लिए होंगे ना, फिर उसकी भी ट्रीटमेंट है। सो अब आपने इसको इस तरह लेके चलना है, ठीक है? चलो शुक्रिया, जल्दी से इसकी मैनेजमेंट कर लो। फिर हम अल्ट्रासाउंड आपने इतना कैजुअल तरीके से, you were very casual. Sometimes you said endometrium, sometimes you said adnexa, then you said एग्जाम में ऐसे जवाब पे तो आप का मतलब इट इज अनबिलीवेबल कि आप एक ऐसा पेशेंट जो कि 5 प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ बाद आपके सामने बैठे हैं और आप हवाओं में बातें कर रहे हो, कभी एडिनेक्सा की बात कर रहे हो, कभी एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हो, यू नॉट हो गया था, मुझे उसके स्कैन का पता ही नहीं था, मतलब मुझे सिनेरियो का नहीं पता था। वो इसलिए मैंने टाइपिंग में चैट में मैं लिख देती होती हूँ सिनेरियो, ताकि जो जो बाद में देख रहे हैं वो उन्हें सिनेरियो पता। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि आपको सिनेरियो शायद उतना डिटेल में नहीं पता लगा। सो फाइब्रोइड था, लेकिन फिर भी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो अबाउट द पेल्विक एग्जामिनेशन, उसको कंप्लीट बोलो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर अगर आपको यूट्राइन एनोमली का भी जिक्र कर देते तो वो और भी अच्छा होता, या कोई इन पर्टिकुलर कोई सर्वाइकल या यूट्राइन एनोमली, तो बहुत बेहतर हो जाता, ठीक है? चलो अब जल्दी से इन्वेस्टिगेशंस तो हो गई, अब मैनेजमेंट आप करोगे, बिकॉज आई वांट टू कवर 2 केसेस। मैं चाह रही हूँ एक वॉलंटियर और भी आज हो जाए। जी शुक्रिया, आप करो मैनेज करो पेशेंट। आवाज नहीं आ रही। बेटा प्लीज करो, आप बताओ ना, मैनेजमेंट बताओ। शुक्रिया, आपने बोलना है। शुक्रिया, मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो। शुक्रिया बेटा, यू वांट टू डू द केस? एक्सक्यूज मी डॉक्टर रूपा जी मैडम, जो शॉर्ट केस का पैटर्न मुझे ये समझ लगा, उसमें उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको वो सिनेरियो बना के एग्जामिनर बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें ये कह देती हैं कि APLS पॉजिटिव है, अब आप इसको मैनेज किस तरह से करेंगी, तो वो विल डू दैट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, या ये कि अभी तो हमारे पास किसी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ही नहीं, तो हम एज अ होल। देखो, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इवन अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया था इसके अंदर अबाउट द फाइब्रोइड, मैंने इसके अंदर एक फाइब्रोइड दिया, लेकिन इट वाज नॉट इंडेंटिंग द कैविटी। अगर वो इंडेंटिंग द कैविटी होता भी
तो भी आपने रिकरिंग मिसकैरेजेस के और कॉजेज भी रूल आउट करने थे। आप ये नहीं कि आप उसमें एपीएल 5 मिसकैरेजेस हुए हैं, आपको इंडेंटिंग द कैविटी फाइब्रोइड मिल गया, लेकिन आप उसके एंटी फॉस्फोलिपिड के टेस्ट नहीं कराओगे, या थ्रोम्बोफिलिया के टेस्ट नहीं कराओगे, या कुछ और नहीं कराओगे। हिट एंड ट्रायल तो नहीं है ना कि आप मायोमेक्टमी करके फिर उसे कंसीव कराओगे और फिर अगर मिसकैरेज होगा तो एपीएलएस के टेस्ट कराओगे, राइट? शी इज पैरा 0+5, ठीक है, फाइब्रोइड इंडेंट कर रहा है, बट अब आपने और भी टेस्ट कराने हैं। सिमिलरली अगर वो आपको देते हैं कि रिकरिंग मिसकैरेजेस का केस है और एपीएलएस पॉजिटिव है, तो उसके अंदर तो चलो आपको एक स्पेसिफिक कॉज मिल गई, बट देयर विल बी फ्यू इन्वेस्टिगेशन जो आपको उसको ट्रीट करने के लिए चाहिए होंगी। मे बी यू विल नीड एन अल्ट्रासाउंड एज वेल, राइट? जी और इफ यू फील लाइक देयर इज, फिर उसके अंदर आप HbA1c भी मांगोगे, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो सकता है उसका HbA1c भी डिरेज्ड हो। चलो एपीएल के साथ इट इज वेरी वेरी रेयर कि और कोई थ्रोम्बोफिलिया हो, कि उसे प्रोटीन सी डेफिशिएंसी या उसको एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी या कुछ ऐसे हो, बट एपीएलएस के साथ आप फिर यस सिनेरियो विल बी गिवन, जैसे मैंने इसमें आपको सिनेरियो दिया, बट देन टू एड ऑन यू मे नीड फ्यू फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आल्सो। तो वो आप उसमें, जैसे मैंने कहा ना, ऑन द स्पॉट। हमारी कहाँ चले गए वॉलंटियर, कहीं चली गई मुझे लगता है। यस मैम, मैं मैम रिकनेक्ट हूँ। सॉरी, हाँ शुक्रिया। चलो आप शाबाश, मैनेज करो आप। सिनेरियो वैसे मैंने चैट में भी लिखा हुआ है। So she's 38, para 0+5 with recurrent miscarriages, all first trimester. अब आप बताओ। शुक्रिया। Madam, first of all, I will counsel the patient that recurrent, she is a case of recurrent pregnancy loss, and this might be due to any जी this might be due to any abnormality that is blood sugar deranged, blood sugar levels, or deranged thyroid profile, or APLS, antiphospholipid syndrome, and there is a finding that is a fibroid in the uterine cavity, that might be the cause of recurrent first trimester pregnancy loss. For that, I have to शुक्रिया। आप रुक गए। Ji ma'am. Ma'am, I will explain her that might be the diabetes or the thyroid, deranged thyroid profile, or antiphospholipid syndrome, or might be the cause of your problem, or the thyroid, fibroid in the cavity will be the cause of recurrent first trimester अच्छा एक pregnancy. सेकंड रुक जाओ यहीं पे। जब भी आपने मैनेजमेंट बोलनी है, आपने पहले इन्वेस्टिगेशंस अपनी पूरी करनी है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशंस में यू नो दिस थिंग, आपको यू नो ऑल द, यू नो द अल्ट्रासाउंड एग्जैक्टली। द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, किसी ने पूछा व्हाई HbA1c, बिकॉज OGTT आपको नो डाउट इट्स आल्सो डायग्नोस्टिक, बट HbA1c गिव्स यू द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस 3 months, एंड ऑल्सो इट इज, ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, एंड इट्स एन इजियर टेस्ट टू बी डन। OGTT में वही लंबा चौड़ा काम, पहले फास्टिंग और वो सारा कुछ वो आप करा तो सकते हो, बट HbA1c से आपको प्रीवियस 3 months का रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा। उसके अलावा ये कि फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्किंग मी, आई से KPLS इज नॉर्मल, थ्रोम्बोफिलिया इज आल्सो नॉर्मल, बट शी इज अ केस ऑफ पैरा 0+5, ठीक है? अब आप काउंसलिंग करो, एंड वी हैव अ रोल प्लेयर जो कि जुनैर है। अब शुक्रिया, आप उसकी काउंसलिंग मैम, करो। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग बता दें दोबारा। अल्ट्रासाउंड पे 2x2 सेंटीमीटर इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है विच इज नॉट इंडेंटिंग द कैविटी। और मैडम बाकी लैब्स में? बाकी सब नॉर्मल है। इतना सोचने का तो टाइम बिल्कुल नहीं होता वहां पे। Madam, most likely the fibroid in this fibroid will be the cause of recurrent pregnancy loss, but we will also repeat the beta-2 glycoprotein and anticardiolipin antibodies 12 weeks apart, and डॉक्टर as शुक्रिया, मैं बहुत परेशान बैठी हूँ, आप प्लीज मुझे बता देंगी कि क्या मेरे में ऐसा उर्दू क्या में बता। क्यों मिसकैरेज होते हैं बार बार? जुनैरा, ऐसा है कि एक
ये जो आपकी बच्चेदानी के अंदर रसोली है, ये वैसे तो बहुत छोटी सी रसोली है, लेकिन हो सकता है कि इसी की वजह से आपके बार बार हमल ज़ाया हो जाते हों। और लेकिन 100% ये नहीं है कि आपके इसी रसोली की वजह से हमल ज़ाया हो रहे हैं। हो सकता है कि जो हमने आपका ये तब आपने मेरे एंटीबॉडी बाकी सारे टेस्ट कराए हैं वो ठीक आए हैं सारे? ये जो हमने आपका एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया है, ये हम 12 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करवाएंगे। अगर दोबारा नेगेटिव आता है तो इसके चांसेस भी कम हैं। और दोबारा जो अगले हमल में जो मॉनिटरिंग जो पिछले हमल में आपने जो आपका मवाद का टेस्ट गया था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी हम देख के बताएंगे कि कहीं इसमें कोई मसला तो नहीं है। साथ में हम आपके और आपके हस्बैंड की एक टेस्ट है जिसको हम कैरियोटाइप के नाम का नाम देते हैं, वो टेस्ट करवाएंगे। लेकिन ये टेस्ट काफी डॉक्टर साहब महंगा। वो अभी करा लेंगी कि वो बच्चे के टेस्ट में मसला आएगा तो कराएंगी? जो अभी वो था वो मवाद पे मसला आएगा तो कराएंगी कि वो भी साथ ही कराएंगी? वो मवाद का टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसको कैरियोटाइप के लिए भिजवाया है, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर उसमें कोई मसला आता है तो आपके और आपके हस्बैंड के टेस्ट भी करवाएंगे, टाइप तो करवाएंगे। फिर ये रसोली तो आप कह रही हैं कि नहीं इसकी वजह, तो फिर ये रसोली निकलवाने की जरूरत तो नहीं है? अगर इन टेस्टों में से किसी टेस्ट में मसला नहीं आता है तो फिर जो है वो रसोली निकलवाने के लिए मायोमेक्टमी का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम सिर्फ रसोली काट देते हैं, फिर ये ऑपरेशन कर देंगे। उससे भी मैं 100% आपको ये गारंटी नहीं देती कि उसके बाद आपका दोबारा कामयाब हमल हो जाएगा, लेकिन चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं कि उसके बाद दोबारा कामयाब हमल इंशाल्लाह आपका हो नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे मेरी उम्र भी 38 साल हो गई है और साथ में वजह भी आप कह रही हैं कि शायद वो रसोली भी नहीं है, तो आगे फिर कोई चांस है कि मेरी प्रेगनेंसी हो जाए? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे तो बेबी चाहिए। जी, रसोली का ऑपरेशन करने के बाद तो 60% चांसेस हैं कि रसोली की वजह से जो हमल में मसले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इसमें यह है कि ऑपरेशन करने के बाद भी चांसेस हो जाते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। ऑपरेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन ये है कि आपके बच्चेदानी की कैविटी ठीक हो जाती है। और फिर इसमें हमल के असिस्टेड रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रसोली का ऑपरेशन करने के बाद हम आपका ट्यूब का टेस्ट करवाएंगे। अगर वो ओपन होती हैं तो फिर आप अच्छा, गुड, यू गॉट अ गुड तरीके से पेशेंट। वैसे शुक्रिया, आपका जो पेशेंट है ना वो आपको गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं होगा एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में, बल्कि आपका पेशेंट आपको मिस गाइड करेगा। तो ये ठीक नहीं था बिल्कुल। इसको अगर आप बात स्टार्ट करो ज़ुनैरा से, तो डॉक्टर मैं रूबा, बात आपको बता देती हूँ। जी सबिया, जी सबिया, डॉक्टर रूबा, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं इसकी काउंसलिंग कर सकती हूँ 2 करो, मिनट? जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया, यार सुनैरा। मैनेजमेंट वाज रॉन्ग। चलो। अस्सलाम वालेकुम सुनैरा, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके 5 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस कदर परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं और मेरे डॉक्टरों की टीम की पूरी कोशिश है कि हम आपके बारे में किसी हतमी नतीजे पे पहुंच सकें कि इस बच्चे ज़ाया होने की वजह क्या है और आपके इलाज का तरीकाकार क्या है। जिस तरह से मैं आपकी पुरानी रिपोर्टें जो मेरे पास अवेलेबल है उनको देखूं, तो उन रिपोर्टों के मुताबिक सबसे पहले तो आपकी काउंसलिंग के ये जो आपके बच्चे पहले महीने में ज़ाया हो रहे हैं, उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात जो हैं वो हमारी बॉडी के अपने थोड़े से हार्मोन्स भी हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकती हैं। दूसरी ये भी हो सकता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर कोई मसला है, उस मसले की वजह से हमल नहीं ठहर पा रहा। तीसरा, खानदान की तरफ से कोई खून जमने की प्रॉब्लम या आपके अपनी जिस्म के अंदर खून सॉरी जमने का कोई सबिया, मसला। आपने लेक्चर नहीं लेना पेशेंट जी का। मैम। जी आप मैम। तो ये कॉजेज रूल आउट कर चुके हो। डॉक्टर साहब मेरे टेस्ट पेशेंट आपके है पास है, मेरे में क्या मसला है? Sabia, this is जी, nonsense. Why जी, are you teaching your patient something which he is not suffering from? एक पेशेंट जी। आपके पास बैठी है, आप रूल आउट कर चुके हो कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसके रेगुलर है, उसकी मतलब शी इज नॉट हैविंग पीसीओ। व्हाई यू टेलिंग अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस? नहीं आपके मैडम, सामने थायराइड सारी रिपोर्टें प्रोलैक्टिन है। पड़ी है, आपके जी। सामने सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं उसकी, जो बिल्कुल नॉर्मल है।
then जी, why जी। are you telling her about her uterine mawad and uterus problem and all? लेकिन यही पॉइंट मैं अपना क्लियर करना चाहती थी कि वो कहते हैं कि जब आपने पेशेंट की मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है तो उसमें सबसे पहले अपने पेशेंट को आपने समझाना है कि उसको मसला क्या है। तो उसको तो जो मसला नहीं है आप वही समझाई जा रहे हो। Why are you telling about her ये about her यानी कि हम uterus? उसको सारे नहीं बताएँगे, मैं उसको सिर्फ ये बताऊँगी कि अभी तक जो मेरे पास एक कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट नहीं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ये सिनेरियो मैंने मुश्किल इस तरह बना दिया बिकॉज वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर कॉज। शी इज अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सॉर्ट ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस, एक्सेप्ट कि वी डोंट हैव अ कैरियोटाइप रिपोर्ट, बट डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू द कैरियोटाइप रिपोर्ट टू दिस एक्सटेंट कि उसके बगैर वो मरीज जिंदा ही ना रह सके। क्या हम अपने 4 साल की ट्रेनिंग में कितने मरीजों की जेनेटिक टेस्टिंग करा चुके हैं और कितने मरीजों के कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा और कितने मरीजों के मियां और बीवी के अलग अलग कैरियोटाइपिंग करा चुके हैं? किसी एक का भी नहीं। ये सही एग्ज़ैक्टली बात है मैम। क्योंकि जी, वो जी। एक्सपेंसिव टेस्ट है और उसके बाद भी हम वहीं खड़े होते हैं जहां हम टेस्ट भेजने से पहले खड़े होते हैं। अगर कोई मसला आ भी जाता है तो भी हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। हम उसे कहते हैं जाओ तुम कंसीव करो एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू अबाउट योर प्रेगनेंसी। यही होता है ना? जी मैम, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ऐसे नहीं ही। होता कि अगर हस्बैंड के अंदर कोई बैलेंस स्ट्रक्चरल कैरियर क्रोमोसोमल एनोमली आ गई है तो हम कहते हैं कि चलो जी अच्छा ये आ गई है तो लेट्स डू दिस। इट्स नॉट लाइक दैट। बी वेरी प्रैक्टिकल। जी किस मैम। तरह की बातें कर रहे हो आप लोग? इस तरह नहीं। आपने स्टार्ट वाज वेरी गुड। इस तरह करना है। शुक्रिया। ऐसे आप थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं दे रहे, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम। आपने पेशेंट से एम्पैथेटिकली बात करनी है। आपने कहना है कि मुझे मालूम है कि आपके 10 साल शादी को हो गए, एज 38 ईयर हो गई है, अब आप फर्टिलिटी के एज पे आ चुकी हैं बिकॉज आफ्टर 35 ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है एंड यू डोंट हैव एनी लाइफ इशू। अच्छी बात यह है कि प्रेगनेंसी खुद ब खुद हो जाती है लेकिन वो आगे तक नहीं चलती। मैं और मेरी डॉक्टरों की टीम की पूरी कोशिश होगी कि आपका हम वाकई कोई हतमी उस पे पहुंचे, इलाज पे पहुंचे ताकि आपको एक हेल्दी बेबी बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिले और यही हमारी सक्सेस है। अभी तक जितनी रिपोर्टें हमने कराई हैं उन सब में कोई खास वजह नहीं मिली क्योंकि तमाम रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग एक बहुत अहम वजह है और बहुत जिनके हमल जाया होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा अहम वजह होती है कि या मियाँ में या बीवी में कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या बच्चे के अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक मसला आ जाता है जिससे बार बार हमल जाया होने का ज्यादा चांस होता है। ये अगर आप हमें इजाजत देंगे तो हम इन टेस्टों को के लिए सैंपल भेजेंगे। सैंपल बाहर के मुल्क में जाता है और बहुत महंगा होता है, लाख तक भी लग जाता है, इससे भी ज्यादा। और लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो उससे फायदा क्या होगा हमारी मैनेजमेंट में? 2 तरीके हो सकते हैं। अगर तो आप मजीद पैसे खर्च करना चाहती हैं तो हम आपको डायरेक्ट इक्सी या पीजीटी की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो एक तरीका और भी है और वो ये कि अगर बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी का नहीं है तो हम आपका नेचुरली एक दफा और हमल करेंगे और हमल के दौरान आपको, क्योंकि आपने पिछले किसी हमल में ना लोप्रीन ली ना क्लेक्सिन का इंजेक्शन लगाया, बेशक ये एक अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉस का केस है जिसमें अभी तक टेस्टों में कोई ऐसा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया जिससे हम कहें कि खून जमने की बीमारी है, क्योंकि माँ का खून बच्चे को जा रहा होता है और उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन स्टडीज कहती हैं कि इस तरह के केस में अगर लोप्रीन के साथ हम क्लेक्सिन का इंजेक्शन ऐड करें तो काफी अच्छा चांस होता है कि हमल आगे ठीक रहे। अगर खुदा ना खास्ता उससे भी हमल ठीक ना रहे तो फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन पीजीटी की बचती है जिससे सक्सेस का काफी चांस है, ठीक है। आपने ये लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इस दौरान पेशेंट आपसे पूछ सकती है कि व्हाट अबाउट द फाइब्रॉइड, तो फॉरगेट अबाउट द फाइब्रॉइड। आप कहो कि ये एक मटर के दाने जितनी रसौली है जो बच्चेदानी की दीवार में मौजूद है, लेकिन खुशकिस्मती से ये आपकी बच्चेदानी के अंदर की कैविटी को अफेक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये इतना छोटा फाइब्रॉइड इस पे असर नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी आप चाहती हैं कि 5 दफा हमल जाया हो चुका है और पीजीटी वाले प्रोसेस में जाने से पहले आप इस फाइब्रॉइड को निकलवाना चाहती हैं तो फिर ये हम ओपन करके इसको फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से, हमारे तजर्बे के हिसाब से, इतना छोटी रसौली जो कि बच्चेदानी के अंदर की कैविटी को भी इफेक्ट नहीं कर रही, उसके लिए उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि ये हम सारी ऑपरेशन में से गुजरे, ठीक है। सो यू आर गिविंग हर ऑल द ऑप्शंस कि अनएक्सप्लेन्ड तो है
except for karyotyping. Even if you have karyotyping, even then you can say कि it is unexplained, क्योंकि अभी तक ये वजह नहीं है कि कोई वजह ही नहीं है कि आपका रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है। वजह ये है कि साइंस अभी तक वहां तक नहीं पहुंच सकी, उस कॉज तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास हिट एंड ट्रायल बचा। क्या हिट एंड ट्रायल बचा कि प्रेगनेंसी हो और साथ एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करें एंड देन मॉनिटर। नंबर 2 पीजीटी। बट अगेन इफ द पेशेंट सेज कि हाँ मैं पीजीटी की तरफ जाऊंगी, तो पीजीटी में भी फिर काउंसलिंग होती है कि पीजीटी इज आल्सो नॉट 100%। नंबर 1 नॉट 100% के प्रेगनेंसी कंटिन्यू, ऑब्वियसली के नंबर 1 के प्रेगनेंसी हो। नंबर 2 इफ प्रेगनेंसी अकर्स के इट्स नॉट 100% के मिसकैरेज ना हो। नंबर 3 इफ प्रेगनेंसी अकर्स कि वो इवन ये 100% नहीं है कि बेबी जेनेटिकली भी ठीक होगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मे बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और सम किडनी प्रॉब्लम्स which are also actually not studied in the fetal, in the embryo DNA before implantation in PGT also. So even that is not 100%, but yes, this is also an option available. ठीक है, तो मैडम इस तरीके से आप लोग। Okay, मैडम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैडम प्लीज? हाँ हाँ मोमिना। मैडम जो अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉसेस, रेफरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस है, उनमें लोपिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का तो कोई रोल नहीं लिखा हुआ गाइडलाइंस में। वो हम इस पेशेंट को बात तो आप ठीक कर रहे हो, बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन मसला सारा यही है ना कि बिकॉज वी डोंट हैव ऑल द ब्लड टेस्ट अवेलेबल दैट वी कैन गेट हियर। नंबर 2 ये कि अगेन अगर तो सारे थ्रोम्बोफिलियाज रूल आउट आप कर सकते हो, और एपीएलएस का भी रूल आउट, चलो 12 वीक्स अपार्ट अगर नेगेटिव आए आप कह सकते हो, अगर गाइडलाइन आप मेंशन करो कि इसका रोल नहीं है। बट अगेन फिर या तो डायरेक्टली पीजीटी की तरफ जाओ, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि समबडी हु हैज मोर देन 3 रिकरिंग मिसकैरेजेस, देयर इज नो हार्म कि आप उसके अंदर लोप्रिन और एंटीकोएगुलेंट ऐड कर दो। डॉक्टर रूबा एक बात पूछ लो। जी डॉक्टर रूबा, ये अभी मैं एशिया की गाइडलाइन रिगार्डिंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज पे ये देख रही थी। तो नंबर 1 के वो अकॉर्डिंग अगर हम इस पेशेंट की एज कंसीडर करें तो बड़ा स्पेसिफिकली एशिया में लिखा है कि एज मोर देन 38 इयर्स है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एज आप एन्यूप्लाइडी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। सेकेंडली उन्होंने पीजीटी और पीजीटी कोई एक नई चीज है, तो मैं अभी सोच रही थी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखूं कि क्या है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे ना एक तो बात की समझ नहीं लगी कि एक वो है एनालिसिस जो जो हमारी कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स हैं उस पे करना है, और एक वो है जो हमने पेरेंट्स की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज को देखना है, जो साइटोजेनेटिक। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक ये कि पेरेंट्स के अंदर कोई साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी नहीं है, तो इस तरह के पेशेंट्स को आप पीजीटी को रेफर किस तरह से करेंगे, क्योंकि ना तो इनको इनफर्टिलिटी का मसला है, वो स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर रहे हैं, और ना पेरेंट्स के अंदर कोई साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है। सेकेंड वो उन्होंने कहा कि दूसरा केस ये है कि पेरेंट्स के अंदर ट्रांसलोकेशन एब्नॉर्मेलिटी आ गई है। स्टिल ट्रांसलोकेशन एब्नॉर्मेलिटी के बाद उन्होंने कहा कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इनका भी जो रिकरेंट स्टेट है वो नॉर्मल ही है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आप जो जेनेटिसिस्ट है उसके ऊपर डिसीजन छोड़ेंगे कि वो उस रिपोर्ट को देखे कि विच टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड कैलकुलेट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दैट एब्नॉर्मेलिटी एंड द मिसकैरेज रेट, एंड देन पेशेंट विल कम बैक। और फिर वो आप वाली बात कि आप जब उनकी पीजीटी या पीजीटी की काउंसलिंग करोगे तो आप उसमें पेशेंट को ये बोलोगे कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें आपके 100% एग्स मिल जाएं जिनके अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी ना हो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आगे भी फर्दर आपका ये आईवीएफ सक्सेसफुल है। आगे जाके फिर उन्होंने एक बात कही है कि अगर आईवीएफ की प्रेगनेंसी जो है वो भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है इन स्पाइट ऑफ अ गुड ब्लास्टोसिस्ट, फिर हम उस पर एन्यूप्लाइडी स्क्रीनिंग करेंगे, अदरवाइज सिंपल एज का कोई रोल नहीं है। तो ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, सुबह वो गाइडलाइन पढ़ के प्लीज काइंडली कर दें। कौन सा पॉइंट के एज वाला? मैडम एज वाला भी, और ये जो अभी आपने कहा कि हम पेशेंट को पीजीटी के लिए भेजेंगे, जब ये गाइडलाइन कह रही है अगर तो पेरेंट्स की कोई नहीं आइडेंटिफाइड नहीं भेजना, और अगर ट्रांसलोकेशन है तो भी आपने उनको कहना है कि स्टिल देयर आर नॉट 100% चांसेस। तो आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पीजीटी आपकी फेल होगी तो मरीज तो आपका सर फाड़ देगा कि मैं ये भी करा लिया इतना महंगा प्रोसेस। अब आप क्या कहते हैं? थिंग इज के यस, ओनली एज इटसेल्फ 38 की है उसलिए आप पीजीटी के लिए भेज दो, दिस इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि अगर वो नेचुरली कंसीव कर रही है तो कंसीविंग नेचुरली इज बेटर। आप नेचुरल देखो, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, बहुत सारी जो स्टडीज है, देखो अब ये जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस का केस है ना, उसके अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक ये कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, दूसरा ये
जो जो जिसकी रिसर्च एवरी ईयर एवरी मंथ चेंज होती है। एक प्रोजेस्टेरॉन का रोल कितना है, क्या इफेक्टिवनेस है। नंबर 2 ये कि अगर वो रिकरिंग लॉस है और अनएक्सप्लेन्ड है तो उसमें जेनेटिक स्टडीज किस हद तक लेके जानी है और करना क्या है एक्चुअली। एग्जैक्टली मैम, यही जो पॉइंट। अब लेटेस्ट जो अगर आप पेपर्स या जो स्टडीज निकाल के देखो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का रोल इस हद तक भी उन्होंने कई दफा जगहों पे फेवर किया हुआ है कि वो कहते हैं कि सर्कलाज वर्सेस प्रोजेस्टेरॉन, दिस इज कि सक्सेस विद प्रोजेस्टेरॉन इज मोर और लेस द सेम एज विद द सर्कलाज, राइट। हालांकि सर्कलाज इज एन इंटरवेंशनल प्रोसीजर बट अगेन फ्यू जो सर्कलाज को सपोर्ट करते हैं वो फिर सर्कलाज के फेवर में बहुत कहते हैं। सो ये प्रोजेस्टेरॉन वर्सेस सर्कलाज का एक डिबेट कंटिन्यूसली चलती है, कोई एक इस पे आप स्टैंड नहीं ले सकते। सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स हमारे कंट्री में है ही नहीं। इस वक्त जो आप एग्जाम देने जा रही हो, एक पेशेंट आपके सामने बैठी है जो मैट्रिक पास है, आपने उसको ट्रीट करना है। आपकी थ्योरी का एग्जाम क्लियर हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, यस गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए, जैसे सभी ने बताया कि किस तरीके से आपने वो सारा करना है कि क्या ट्रांसलोकेशन होती है, हस्बैंड का टेस्ट, वाइफ का टेस्ट, एंड देन द कंसेप्शन प्रोडक्ट्स जो है उसका टेस्ट, एंड देन सो दैट यू कैन रीच डायग्नोसिस। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे से इवन देन यू डोंट रीच डायग्नोसिस। लेकिन दुनिया ही के लोग जहाँ पे मे बी जेनेटिक्स बहुत ज्यादा तरक्की कर रही हो या हर जगह अवेलेबल हो, वो कंट्रीज के भी लेटेस्ट पेपर्स देखो, उनके कई पेपर्स में कंक्लूजन लिखा हुआ है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस हो तो आप उसको एम्पैथेटिकली बैठ के समझाओ कि हमें नहीं पता, बिकॉज नॉर्मली एक पेशेंट का मिसकैरेज होता है तो मोर देन 90% रिकरिंग नहीं होता। ये गुड न्यूज होती है फॉर अ पेशेंट हु अंडरगोज अ मिसकैरेज, उससे आप बताते हो कि मोर देन 90% चांस है कि यू विल नॉट हैव इट अगेन, ठीक है। लेकिन अगर एक रिकरिंग मिसकैरेज का केस आ रहा है तो उसमें आपको थ्रोम्बोफिलिया भी नहीं मिला, एपीएलएस नहीं मिला, आपको कोई कॉज नहीं मिली, तो आप उससे पहले तो बैठ के समझाते हो कि हम कुछ भी कर लेंगे तो वी आर नॉट श्योर, ठीक है। उसके बाद आप उसको और क्या समझाते हो, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में जहां भी जेनेटिक्स बेशक तरक्की पे पहुंच गई हो, वहां उनके पेपर्स भी कहते हैं कि आप जेनेटिक स्टडीज के साथ साथ आप उसको ये भी ऑफर कर सकते हो कि गेट प्रेग्नेंट बाय योरसेल्फ, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, एंड आफ्टर कंसेप्शन वी विल डू टेस्ट एंड वी विल चेक व्हाट वी कैन डू। यानी उसको आप एम्पेरिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, एम्पेरिकली प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दो, एम्पेरिकली आप उसका बेशक लोप्रीन क्लेक्सन भी दे दो, एंड देन यू डू द फ्री फीटल डीएनए टेस्ट एंड गो अहेड विद द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इस तरह, बल्कि इस बात पे कम जोर है, जैसे सभी ने कहा कि अगर फलानी ट्रांसलोकेशन निकल आई तो जेनेटिसिस्ट, यस वी विल इन्वॉल्व जेनेटिसिस्ट, दैट इज द टीम विल मेक, जो डॉक्टर्स की टीम होगी। बट इन आवर कंट्री जिस तरह की एक पेशेंट जैसे जुनैरा ने रोल प्ले किया कि एक मैट्रिक पास लड़की आपके पास बैठी हुई है एंड शी इज नॉट कंसीव, शी हैज कंसीव बट रिकरिंग मिसकैरेजेस है, तो आपने थ्योरेटिकली उसे बेशक सारा कुछ बताओ, ये पॉसिबिलिटीज है, ये जेनेटिक स्टडीज हैं दैट वी कैन डू, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी क्या प्रेग्नेंट हो, बट नाउ इन दिस केस शी इज 38। आप उसे ऑफर कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर तो आप स्पॉन्टेनियसली देखना चाह रहे हैं, हम एम्पेरिकली सारा कुछ ट्रीट करके इसको लेके चल के देखते हैं, इफ नॉट तो फिर लेट्स गो अहेड विद द पीजीटी। फिर पीजीटी इज अ गुड ऑप्शन, 38 नियरली 40, तो उसमें ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कंसेप्शन की तरफ हम जाएंगे, मोर देन 40% चांस दैट यू कंसीव, एंड इफ यू कंसीव तो उसके अंदर फिर हम जेनेटिकली सिलेक्टेड फीटस को इम्प्लांट करेंगे। ठीक ठीक डॉक्टर रूबा, यानी कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता अगर हमारा एग्जामिनर जेनेटिक की साइड पे लेके जा रहा है केस को, तो एटलीस्ट वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ फिर वो सकता है। आपने बहुत अच्छा पता होना चाहिए इसमें कुछ। ठीक डॉक्टर रूबा, पता नहीं सेकंड केस का टाइम तो है नहीं, या मैं आपसे एक दो चीजें एनामलीज की भी पूछ लूं जो मुझे एस्ट्रे की प्रॉब्लम कर रही थी। पूछ लो, यूट्राइन अगर आप एनोमलीज। mind करें। जी मैडम, ये ट्राइन मैंने अगला केस यूट्राइन एनोमलीज का ही करना था एक्चुअली मोमिना के साथ। चलो हाँ बताओ। मैडम, यूट्राइन एनोमलीज में अभी मैं एस्ट्रे का पढ़ी थी कि अगर यूनिकॉर्नेट यूट्रस है तो उसमें लाइव बर्थ रेट के कोई इतने चांसेस नहीं है, तो आपने मेट्रोप्लास्टी की तरफ नहीं जाना। और मुझे याद पड़ता है कि अभी रिसेंटली जो मैंने डॉक्टर अर्षद चौहान की ली थी, उन्होंने कहा था जहां यूनिकॉर्नेट यूट्रस आ गया आपने मेट्रोप्लास्टी करनी है, अदरवाइज वो पेशेंट आपके पास एक रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सूरत में प्रेजेंट कर जाएगी। यूनिकॉर्नेट से आपका क्या मुराद है? मैडम, जिसमें एक हॉर्न जो है वो पुअरली डेवलप्ड हो। तो Uterus बाइकॉर्नुएट हुआ ना बेटा, आप उसे कहो बाइकॉर्नुएट यूट्रस विद with one horn। कम्युनिकेटिंग हॉर्न, ओके।
ओके ओके, यानी कि Bicornuate मैडम uterus with non-communicating functional horn, number 1. आप इस Okay. तरीके से देखो, आपका when you're talking about uterine, अगर केस uterine anomalies का आ गया, आपकी clarity about adelphous uterus, unicornuate, bicornuate, ठीक है। आपकी clarity, आपके words are very very important. Unicornuate का तो मतलब ये है कि उसका है ये किनाल की तरह का यूट्रस, उसमें किधर ठीक मेटाप्लास्टी होगी। ठीक मैडम, अब मुझे आपका ये यहाँ से पॉइंट समझ लग गया। ठीक है, अगर प्रॉपरली ट्रू है तो हमने देखना है कम्युनिकेटिंग वर्सेस नॉन कम्युनिकेटिंग, और वो जो एशरे का पॉइंट है वो ये है कि है ही एक, तो उसमें हमने मेट्रोप्लास्टी क्या करनी है। एक यूनिकॉर्नुएट की तो मेट्रोप्लास्टी किसके साथ जी, मिला है? ठीक बट वो जो ठीक है। बात आप कह रहे हो डॉक्टर चौहान ने बिल्कुल ठीक किया। इफ शी हैज गॉट another non communicating horn but there is one horn which is communicating, or she is married and she has come to you after ऐसे पेशेंट्स में रिकरिंग मिसकैरेजेस इसलिए होते हैं बिकॉज यूट्रस की कैपेसिटी बहुत छोटी होती है, और एक लेवल पे आके जब बेबी ग्रो करता है तो यूट्रस की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और यूट्रस ट्राइज टू एक्सपेल इट आउट, दैट्स व्हाई सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो इसके अंदर उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो दूसरा हॉर्न है, अगर उसकी कैविटी को भी साथ मिला दे तो इट हैज गॉट बेटर रिजल्ट्स। इंटरनेशनली जो डाटा है उसमें 70% केसेस में नियर टू नॉर्मल यूट्राइन कैविटी अचीव हो जाती है, लेकिन लाइव बेबी बर्थ आफ्टर 30-32 वीक्स इज 20 to 30% इन दीज केसेस। ठीक है, ठीक मैम, तो ठीक मैम। बट लेकिन इसके मैम रिजल्ट्स होते हैं ठीक लेप्रोस्कोपिकली। मैडम, सेकंड मैडम एशरमैन सिंड्रोम का मुझे समझ नहीं लग रही थी, ऑल्दो कि 14% उन्होंने कहा चांसेस हैं फॉर द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो एशर इसमें ये कह रही है कि इवन के एशरमैन को हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड के माइल्ड टू मॉडरेट है या सिवियर है। अगर सिवियर है तो हमने एडिनोलाइसिस करके हमारी ट्राई होती है कि हम पहुंच जाएं टिल ओस्टिया और फिर पेशेंट को आईवीएफ पे लेके जाएं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि इट इज कंडीशनल बिकॉज के पेशेंट का लाइव बर्थ रेट जो है वो इम्प्रूव नहीं करता। तो इसमें हमने पेशेंट को एशरमैन से रिलेटेड एग्जामिनर को क्या कहना है? एशरमैन का अगर मरीज आपके पास आ रहा है ग्रेड 1-2 में, तो फिर भी आप उम्मीद दे सकते हो। ग्रेड 1-2 में आप डिजिटलाइसिस करके उसको एस्ट्रोजन करके एंडोमेट्रियम ग्रो करा सकते हो एंड देन इसमें इम्प्लांटेशन चांसेस है। मेजर डिग्री वाला अगर एशरमैन आ जाता है ग्रेड 3 एंड बियॉन्ड, उसमें तो आप सबसे पहले बैठ के पेशेंट की काउंसलिंग ही करोगे कि वी आर गोइंग टू जस्ट ट्राई इफ वी कैन अचीव एनीथिंग। उसमें आर्टिफिशियली भी पेशेंट एस्ट्रोजन से थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, बट जब तक एंडोमेट्रियल थिकनेस ही अचीव नहीं होगी तो बेबी का इम्प्लांट करेंगे, एम्ब्रियो किधर जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ होगा। सो जी मैम। पुअर प्रोग्नोसिस, बट जो ट्रीटमेंट लाइन है पेशेंट लेना चाहे तो ठीक है, वरना सरोगेसी ठीक है। करो। ठीक, और मैडम एक मैडम क्वेश्चन है। मैडम हम्म। ये बताएंगे आरसीओजी तो मतलब जैसे वो हमने पढ़ी हुई है, तो ये एशरे भी पढ़े साथ, ये जरूरी है या मतलब वही इनफ है उसके लिए? हाँ देखो, एशरे की कुछ गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, वो तो कर लो, लेकिन वही बात है कि यू कैन नो द गाइडलाइन बट एग्जाम इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच। अब जैसे यहाँ पे मरीज बैठी हुई थी मैट्रिक पास, उसके लाखों के खर्चे, आप कहोगे कि आपने इस वक्त तो मरीज को उर्दू में काउंसलिंग करनी है ना, उसी तरह आप बताओ कि ये हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये आप करें, बट देन इफ एग्जामिनर वांट्स कि जेनेटिकली क्या क्या है तो यस यू शुड नो। इसी तरह अगर आप इंसिडेंसेस ऐड कर लो तो वो और भी अच्छा है। जैसे कि कोई अगर बात कर रहा होता है कि सी ओवरी की अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो कि फैमिली में क्या क्या, बट यू नो एग्जैक्टली कि फर्स्ट डिग्री कितनों में, ये भी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है कि कितने फर्स्ट डिग्री कितने सेकंड डिग्री रिलेटिव में हो तो कितना चांस है ओवरी का। इफ यू नो दैट, आप एक आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट हो गए। सो जितना पढ़ोगे उतना ही आपका आपका बढ़ेगा एक्सक्यूज मी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डॉक्टर रूपा, कर लूं? आरसीओजी में ना, जी डॉक्टर रूपा आरसीओजी गाइडलाइन में एक चीज लिखी हुई थी कि एज द नंबर ऑफ द मिसकैरेजेस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस। सो इफ यू फाइंड एनी साइटोजेनिक एब्नॉर्मेलिटी ऑन कैरियोटाइपिंग, you tell your patient that it's a good sign। मैडम इस बात का क्या मतलब है? वो जो क्रोमोसोमल मेकअप खराब वाला था वो उन बच्चों में निकल गया ना, नेक्स्ट अच्छे वाला आने का चांसेस है। ओके मैम, ठीक, थैंक यू लगता मैम। तो यही है, गुड सुनहरा मैंने कॉमन नहीं बोला, सेंस। मैंने बोला है, सॉरी। नहीं ठीक, which is और good, अच्छी बात है। लेकिन वही बात है, हाँ यस सुनहरा इज राइट। मैम ये ठीक, मुझे इसलिए से याद है, हमारी प्रोफेसर इसकी ऐसे एग्जांपल देती होती थी, जब कोई बंदा रोटियां बनाना शुरू करता है ना, शुरू में तो उससे इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन जब वो थोड़ा सा मतलब जैसे बेबी बनना शुरू होता है ना शुरू में, तो वो उस तरह से मेकअप नहीं आता, तो बाद में विद ईच प्रेगनेंसी थोड़ा सा जेनेटिक मेकअप अच्छे वाला आता है तो मिसकैरेज का रेट कम हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता इसके पीछे यही बस लॉजिक है कि कुछ और भी है।
ठीक। डॉक्टर रूपा, सेप्टेट का कितना रोल है, कहाँ तक रोल है? जैसे एस्ट्रे में सेप्टेट यूट्रस को भी हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टोलाइसिस के लिए कंडीशनल लिखा हुआ है, उससे क्या नहीं। मुराद है? अगर रिकरिंग मिसकैरेजेस का केस है और सेप्टम है तो इट्स बेटर दैट यू डू द सेप्टम रिसेक्शन, स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में। तो सेप्टम रिसेक्शन हिस्ट्रोस्कोपिकली करेंगे। और वैसे कई गाइडलाइन में आई डोंट थिंक कहीं मेंशन्ड है कि इस तरह के पेशेंट में इलेक्टिव सर्वाइकल सर्कुलाज लगता है इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, बट आई हैव नोटिस्ड कि जितनों में भी करें सेप्टम रिसेक्शन, उसमें मैंने ये नोट किया है कि पहले तो मैं नहीं लगाती थी सर्कुलाज, बट उसके अंदर मुझे लगता था कि प्री टर्म के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट आफ्टर सर्कुलाज आई थिंक ऑल पेशेंट्स रीच टिल टर्म। सो इस तरह के पेशेंट्स जिसमें यूट्राइन एनोमलीज करेक्शन हुई हो और फिर वो कंसीव करें, इट्स बेटर कि आप वही 14 वीक से पहले सर्कुलाज लगा दें। डॉक्टर रूपा, आई रिमेम्बर कि हमारे हॉस्पिटल में ना एक टॉक थी डॉक्टर तैयब के साथ, तो डॉक्टर तैयब ने भी ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक सेप्टम मिल रहा है तो आपने इसकी ग्रेडिंग करनी है। अगर इट इज नॉट रीचिंग डाउन टिल द यूट्राइन कैविटी तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एब्डोमिनल लाई करेगा और बच्चा मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी ट्रांसवर्स पोजीशन में रहेगा। तो आप उसकी यूट्राइन कैविटी को छेड़छाड़ मत करें। हाँ, अगर आपने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की तमाम कॉजेस रूल आउट कर लिए एंड नाउ यू आर श्योर अबाउट कि दिस सेप्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो आप उसकी सेप्टम रिसेक्शन तो करें इसमें सबसे हिस्टेरोस्कोपिकली। इम्पोर्टेंट बात जो सर ने की वो ये की कि पहले आप सेप्टम देखो कि कहाँ तक पहुंच रहे। जाहिर है अगर वो कैविटी को के अंदर ही नहीं आ रहा, मतलब इट इज सो स्मॉल लाइक लेस देन 1/3 उसकी अगर इंडेंट हुआ हुआ है, तो वो तो फिर अगर अल्ट्रासाउंड वाला ने पिक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड पे मेंशन ही वो होता है जो कैविटी के अंदर तक आ रहा है ना। तो अगर वो कैविटी के अंदर तक आ रहे हैं एंड और कोई कॉज नहीं है रिकरिंग मिसकैरेजेस के, तो पहले वो नीड्स टू बी करेक्टेड, वरना इतने 1 mm सेप्टम को करेक्ट करके वाकई क्या हासिल होगा। तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइफ खराब हो जाएगी बेबी की। बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव करते हैं उसके साथ। तो आई थिंक यस सर वाज राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम मैंने पूछना था, एक तो अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेजेस में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट का रोल फिर हम बोल दें दे दो। जी। और दूसरा मैम, जब हम APLS विद रिकरेंट मिसकैरेजेस वाले पेशेंट को एस्प्रिन प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे डालते हैं, तो उसका जो पोस्ट नेटली जब पेशेंट डिलीवर हो जाती है पोस्टपार्टम, तो उसकी VT रिस्क असेसमेंट दोबारा से होती है, क्योंकि उसमें क्योंकि उसको थ्रू आउट एंटीनेटल मिला है ना, तो उसमें हाँ, कुछ लोग होती है, कहते हैं कि शी इज द कैंडिडेट कि जिसको 6 वीक्स भी पोस्टपार्टम मिलना चाहिए। नहीं शी इज नॉट अ कैंडिडेट। उसमें पोस्टपार्टम दोबारा से रिस्क असेसमेंट होएगी और हम जस्ट को मोबिलाइजेशन, टेस्ट स्टॉकिंग ऐसी चीजें भी एडवाइस कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जी मैम, एक ये क्वेश्चन था और एक मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे हम इसका कहते हैं ना 1 क्लिनिकल क्राइटेरिया प्लस 1 लेबोरेटरी क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ APLS, जो मॉडिफाइड बोरोस क्राइटेरिया है, तो मैम उसमें अगर सिर्फ पेशेंट का 1 मतलब क्लिनिकल क्राइटेरिया मिल रहा है, जैसे ये रिकरेंट मिसकैरेजेस हम 3 ले लें मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल 10 वीक से पहले, तो उसमें फिर लैब क्राइटेरिया साथ होगा तो वो कैंडिडेट है SP प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन की, कि जस्ट हम क्लिनिकल क्राइटेरिया क्लिनिकल पे भी कर लेते हैं। जी क्लिनिकल पे भी आप स्टार्ट करा देते हो। जी मैम, क्लिनिकल पे भी स्टार्ट करा देते हैं। जी मैम, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन थे। और बाकी इनमें टाइम ऑफ डिलीवरी तो कुछ मैटर नहीं करती, अगर वो दोबारा प्रेगनेंसी, बस हमने प्री क्लैम्शिया के लिए विजिलेंट रहना है और ग्रोथ के लिए विजिलेंट रहना है, और मोड ऑफ डिलीवरी तो मतलब स्पॉन्टेनियस वेट करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी ठीक मैम, है, ठीक। ग्रेट। डॉक्टर रूपा, हम लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन भी क्लिनिकल क्राइटेरिया के साथ ही करेंगे, करवा सकते कर हैं? देंगे, कर मुझे देते हैं। याद पड़ रहा है कि आज सुबह मैं जब पढ़ रही थी तो एक टॉक कह रहा था कि आप लो डोज एस्प्रिन स्टार्ट करवा सकते हैं प्री कंसेप्शनली। अब तो न्यू रिकमेंडेशन है कि आप पेशेंट को स्टार्ट करवाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि हेपरिन जो है ना वो आप हाँ, उस ये वक्त अच्छी बात की है। अगर कोई पेशेंट पहले लोप्रिन लेती रही है और फिर भी है तो आप उसका नेक्स्ट में क्लेक्सिन करा सकते हो, लेकिन यू नीड टू स्टार्ट ऑफ इनिशियली इफ शी हैज नॉट टेकन एनी एंटीकोएगुलेंट बिफोर, तो फिर खाली लोप्रिन स्टार्ट करोगे। ठीक नहीं कह रहे मैम ये फिर हमने मैम ये फिर हम मतलब ये कंफर्म बात है ना कि लोप्रिन पहले दे सकते हैं प्री कंसेप्शन में रिकरेंट मिसकैरेजेस हाँ में दे सकते हैं। बाद में। न्यू रिकमेंडेशन तो है ये कि आपने प्री कंसेप्शन में उसकी लोप्रिन स्टार्ट करवानी है, और एज सुन एज पेशेंट प्रेग्नेंट पॉजिटिव है और अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट है तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट में आपके पास लैब क्राइटेरिया हाथ में हो और आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन UPT के साथ ही स्टार्ट करवा दो। सही। न्यू गाइडलाइन है ये। ठीक है, चलो गुड, थैंक यू। बड़े अच्छे आपने गाइडलाइंस भी साथ साथ हमें बता दी जो पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट टाइम के आप अपने ना टॉपिक्स वगैरह मुझे